तो वेलकम टू ऑल ऑन यूट्यूब चैनल जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे सेडिमेंटेशन एनालिसिस, और सेडिमेंटेशन एनालिसिस में हम लोग पढ़े थे कि अगर पार्टिकल की साइज लेस देन 25 माइक्रोन से कम है तो वहाँ पे हम लोग सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं। और सेडिमेंटेशन एनालिसिस को वेट मैकेनिकल एनालिसिस भी बोलते हैं। और जब भी सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं, क्योंकि पार्टिकल की साइज बहुत ज़्यादा माइन्यूट होता है, और इस रेंज में अगर साइज की बात करें तो जैसे आपका सिल्ट है, क्ले है और कोलाइड्स है, ये पार्टिकल्स आते हैं। तो पार्टिकल की साइज बहुत ज़्यादा माइन्यूट होने की वजह से क्या होता है कि टेस्टिंग अगर हम लोग कर रहे हैं, और टेस्टिंग अगर करेंगे तो बहुत सारे डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। जैसे सपोज मान लीजिए एयर, आपका हवा चल रहा है और टेस्टिंग कर रहे हैं, तो पार्टिकल की वेट में एरर आएगा, या तो उड़ जाएगा या तो आपके आँख में पड़ जाता है, कहीं भी उड़ सकता है। तो टेस्टिंग जब भी हम लोग करते हैं, पार्टिकल साइज अगर स्मॉल है तो वहाँ पे क्या करते हैं, उसको वेट कंडीशन में लाते हैं। टेस्टिंग करने के लिए हम लोग वेट कंडीशन में लाएंगे, उसके बाद टेस्टिंग करते हैं। तो जब भी हम लोग सोयल का सॉल्यूशन बनाएंगे, यानी वेट कंडीशन में लाएंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, पार्टिकल का सेटलमेंट होगा ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स या ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। तो पार्टिकल क्या होता है, सेटल होता है। जब पार्टिकल सेटल होगा तो सेटलमेंट की कंडीशन में हम लोग पढ़े हैं कि जब भी कहीं भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है और एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी हम लोग वर्ड यूज करते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी, सीमांत वेग। तो जैसे हम लोग पढ़े हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी, अगर कोई बॉडी या मटेरियल या सब्सटेंस है और एयर में एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गिर रहा है, तो वहाँ पे स्टोक्स लॉ हम लोग अप्लाई करते हैं। तो वैसे ही अगर हम लोग सोयल के कंडीशन में अगर पार्टिकल साइज बहुत ज़्यादा माइन्यूट है और उसके अंदर जैसे सिल्ट, क्ले और कोलाइड्स आते हैं, तो उसमें पार्टिकल क्या होता है, उसको वेट कंडीशन में लाते हैं। जब वेट कंडीशन में लाएंगे तो पार्टिकल जो होता है सेटल होने लगेगा, और जब पार्टिकल सेटल होने लगेगा तो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो मूव करता है। और जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो वहाँ पे स्टोक्स लॉ हम लोग अप्लाई करते हैं। तो कंक्लूजन यह है कि जब भी सेडिमेंटेशन एनालिसिस हम लोग करते हैं तो वह स्टोक्स लॉ पे बेस्ड होता है, और वहाँ जो भी स्टोक्स लॉ के फार्मूले हैं, जो भी लिमिटेशंस हैं, वो फॉलो होगा कहीं ना कहीं। तो हम लोग स्टोक्स लॉ पढ़े थे कि स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर सेडिमेंटेशन एनालिसिस की बात करें तो स्टोक्स लॉ क्या होता है कि जो भी पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल है, अगर किसी इनफाइनाइट मीडियम में वो सेटल हो रही है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है, बाकी जितने भी कंटेनर या मीडियम की बात करें, बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट अगर रहें, जैसे एयर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, सारे अगर टर्म्स कांस्टेंट है, तो जो पार्टिकल की सेटल होने की जो वेलोसिटी होगी, सॉलिड पार्टिकल की जो सेटल होने की वेलोसिटी होगी, वह केवल और केवल पार्टिकल के साइज, शेप और मास पर डिपेंड करता है। यह स्टोक्स लॉ बताता है। तो हम लोग पढ़े थे, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अंडरगोइंग सेटलमेंट इन इनफाइनाइट मीडियम when all the factor act as a constant it depends on shape, size and mass of the particle। तो हम लोग पढ़े थे कि स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग टर्मिनल वेलोसिटी या सेटलिंग वेलोसिटी का जो फार्मूला हम लोग लेते हैं, तो Vs इक्वल्स टू होता है, Vs इक्वल्स टू गामा S गामा W इंटू डी स्क्वायर डिवाइड बाई 18 में, ये फार्मूला होगा। तो हम लोग ये भी पढ़े हैं कि अगर G की बात करें, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड, तो यह होता है गामा S डिवाइड बाई गामा W, गामा S डिवाइड बाई गामा W। तो अगर ये टर्म्स G अगर इसमें हम लोग मॉडिफाई करके लाएंगे, तो गामा W अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, गामा S डिवाइड बाई गामा W -1, और ये गामा W आपका बाहर आ जाएगा, डी स्क्वायर डिवाइड बाई 18 म्यू। तो ये फार्मूला आपका टर्मिनल वेलोसिटी का हम लोग पढ़े, क्या पढ़े थे कल, तो ये फार्मूला था G-1 गामा W इंटू डी स्क्वायर डिवाइड बाई 18 म्यू।
तो यह टर्मिनल, जब भी हम लोग सेडिमेंटेशन एनालिसिस पढ़ेंगे तो स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो सेटल होने की वेलोसिटी होती है उसका फार्मूला होता है G-1 गामा WD स्क्वायर डिवाइड बाई 18 म्यू। तो ये अप्लाई हम लोग करेंगे सेडिमेंटेशन एनालिसिस में, यानी जब भी हम लोग सेडिमेंटेशन एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो जो भी पार्टिकल आएगा, जो भी पार्टिकल सेटल होगा उस कंटेनर में, उस मीडियम में, तो उसके सेटल होने की जो वेलोसिटी होगी इस फार्मूले से हम लोग निकालेंगे। अब अगर इस फार्मूले की हम लोग बात करें तो जी जो भी टर्म्स है, यानी जी होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सोयल सॉलिड, गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ वाटर, डी क्या होता है, डी आपका होता है साइज ऑफ पार्टिकल, डी क्या होता है साइज ऑफ पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल, साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल। और म्यू हम लोग पढ़े थे, म्यू होता है डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर, डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर। तो ये हम लोग पढ़े थे कल, और हम लोग कल पढ़े भी थे कि अगर जी की वैल्यू, एक वैल्यू एट 20 डिग्री टेम्परेचर, एट 20 डिग्री टेम्परेचर, और वीएस की वैल्यू हम लोग पढ़े थे कि वीएस की वैल्यू आता है अप्रोक्सीमेटली 0.9 डी स्क्वायर, 0.9 डी स्क्वायर, 0.9 डी स्क्वायर। और ऐसे हम लोग पढ़े थे कि एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस settling velocity of the particle which going settlement is approximately equals to 1.07. तो at 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर terminal velocity is approximately equals to 1.07 d स्क्वायर। तो ये दो वैल्यू याद रखेंगे। कभी कभी आपसे प्रूफ करने के लिए बोल देगा कि आप प्रूफ करिए कि जो टर्मिनल वेलोसिटी या सेटलिंग वेलोसिटी है पार्टिकल का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्टिकल के साइज का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो कभी कभी ये प्रूफ करने के लिए बोलेगा, तो आप यहां से प्रूफ कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े थे लिमिटेशन ऑफ स्टोक्स लॉ। तो लिमिटेशन ऑफ स्टोक्स लॉ में बताया था 5 पॉइंट है, और 5 पॉइंट बिल्कुल बेसिक पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो लिमिटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर है बात करें लिमिटेशन ऑफ स्टोक्स लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं कल बताया था लिमिटेशन ऑफ स्टोक्स लॉ। तो फर्स्ट लिमिटेशन यह था, हम लोग पढ़े थे कल, कि स्टोक्स ने बताया था, जब स्टोक्स लॉ बनाया गया उस समय स्टोक्स ने बोला था कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है, यानी जो पार्टिकल जिस वेलोसिटी से सेटल होने जा रहा है सॉइल के मीडियम में, तो जो मीडियम होगा वह इनफाइनाइट साइज का होगा, यानी जहां पार्टिकल सेटल होने जा रहा है उसकी जो डायमेंशन होगी वह इनफाइनाइट होगी। जबकि एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होगा, जब भी पार्टिकल सेटल होगा तो किसी कंटेनर या जार के अंदर होता है। तो पहला ये याद रखेंगे लिमिटेशन। सेकंड लिमिटेशन क्या था, सेकंड लिमिटेशन according to Stokes law the particle shape is spherical, but in actual practice the size of particle is less than 75 micron. This comes under clay, colloids and silt. तो क्ले, कोलाइड्स और सिल्ट जो शेप होता है हम लोग पढ़े थे कि फ्लैकी इन नेचर होता है। तो सेकंड लिमिटेशन ये है। तो फर्स्ट लिमिटेशन फर्स्ट में अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ जो मीडियम की डायमेंशन थी, मीडियम डायमेंशन क्या था, मीडियम की डायमेंशन यह था इनफाइनाइट, ठीक है। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है, एक्चुअली में क्या होता है, एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है, एक्चुअल प्रैक्टिस में आपका एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है, जो मीडियम की साइज होती है, मीडियम जो हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं जहां सेटल होगा पार्टिकल, मीडियम की जो साइज होगी, डायमेंशन होगा, डायमेंशन जो होगा, जो मीडियम की डायमेंशन होगी वह डेफिनिट कोई होगा, डेफिनिट साइज होता है, कोई फिक्स, कोई निश्चित साइज होगा, डेफिनिट साइज होती है। तो डेफिनिट साइज का मतलब यह है
कोई फाइनाइट साइज होगा। तो फर्स्ट लिमिटेशन ये था। सेकंड लिमिटेशन अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ शेप ऑफ पार्टिकल अंडरगोइंग सेटलमेंट इज स्फेरिकल। तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स जो शेप था पार्टिकल का क्या था, स्फेरिकल था, स्फेरिकल। और हम लोग पढ़े थे कि सेडिमेंटेशन एनालिसिस जब करते हैं तो पार्टिकल की साइज क्या होना चाहिए, यानी पार्टिकल की साइज होना चाहिए लेस देन 75 माइक्रोन। और लेस देन 75 माइक्रोन की अगर बात करें तो कौन कौन सा सोइल आता है, सिल्ट आएगा, क्ले आएगा आपका, एंड कोलाइड्स। और हम लोग ये भी पढ़े थे कि क्ले और कोलाइड की जो शेप होती है, क्ले और कोलाइड की, वह क्या होता है, फ्लैकी इन नेचर। क्या होता है, फ्लैकी इन नेचर होता है। तो स्टोक्स ने क्या बोला था कि जो पार्टिकल का शेप होगा वह स्फेरिकल होता है, जबकि एक्चुअल प्रैक्टिस में अगर हम लोग सेडिमेंटेशन एनालिसिस कर रहे हैं तो सेडिमेंटेशन एनालिसिस का अप्लाई करते हैं जब पार्टिकल साइज 75 माइक्रोन से कम हो। और 75 माइक्रोन से कम अगर होगा तो सोइल कौन सा आएगा, सिल्ट, क्ले और कोलाइड आता है, और उसकी शेप क्या होती है, फ्लैकी होता है। तो ये भी एक आपका लिमिटेशंस है। थर्ड लिमिटेशन आपका यह था, थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड लिमिटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह कंपटीशन पॉइंट व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और आपको अगर लिमिटेशन पढ़ रहे हैं तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि सेडिमेंटेशन एनालिसिस आपका स्टोक्स लॉ से बेस है, और जो पार्टिकल की साइज होना चाहिए स्टोक्स लॉ के लिए, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ द साइज ऑफ पार्टिकल वेरी फ्रॉम according to Stokes law the size of particle vary from 0.2 micron to 0.2 mm। तो ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जो पार्टिकल की साइज होना चाहिए स्टोक्स लॉ के अनुसार इसके इस रेंज के अंदर होना चाहिए। तो थर्ड लिमिटेशन याद रखेंगे। फोर्थ लिमिटेशन if size of particle greater than 0.2 mm, if size of particle greater than 0.2 mm, तो 0.2 mm से अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, ग्रेविटी फोर्स काम करने लगेगा पार्टिकल के ऊपर, ग्रेविटी फोर्स लगने लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स काम करने लगता है। और जब ग्रेविटेशनल फोर्स काम करने लगेगा तो जो मूवमेंट था, जो पार्टिकल मूवमेंट कर रही थी, या कह सकते हैं जो सेटलमेंट हो रहा था, सेटलमेंट, वो क्या हो जाता है, टर्बुलेंट हो जाता है, बहुत तेजी से होने लगेगा। टर्बुलेंट मोशन होने लगता है। पहले क्या था, पार्टिकल सेटल हो रहा है किसी मीडियम में तो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से सेटल हो रहा है, लेकिन अगर यह एक्टिविटी होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स काम करने लगेगा पार्टिकल के ऊपर, तो जो मोशन होगा, जो मूवमेंट होगा, वह टर्बुलेंट हो जाएगा। और जब टर्बुलेंट हो जाएगा तो उस केस में जो सेटलिंग वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। अगर यह एक्टिविटी है, हो रही है, तो जो सेटलिंग वेलोसिटी है vs, वो क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। तो फोर्थ लिमिटेशन में इतना याद रखेंगे। लिमिटेशन नंबर 5, इसका अपोजिट करना है। इफ द साइज ऑफ पार्टिकल सॉलिड पार्टिकल, इफ साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल लेस देन 0.2 mm, सॉरी माइक्रोन। अगर साइज ऑफ पार्टिकल क्या है, लेस देन 0.2 माइक्रोन है, तो अगर इस साइज से भी कम पार्टिकल का साइज हो जा रहा है, इस साइज से भी कम साइज का पार्टिकल हो जा रहा है, तो उस केस में होता क्या है, उस केस में पार्टिकल नीचे जाता ही नहीं है, पार्टिकल नीचे सेटल होने नहीं जाएगा। क्या होने लगता है, ब्राउनियन मोशन होने लगता है।
ब्राउनियन मोशन होने लगेगा, यानी पार्टिकल क्या है ऊपर ही, जैसे मान लीजिए यह जार है और यह पार्टिकल था, तो पार्टिकल ऊपर ही इस तरह से मूवमेंट करने लगता है जिग जैग मोशन में, ऐसे नीचे नहीं जाएगा, नीचे नहीं जाता है। तो जो जिग जैग मोशन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। तो पार्टिकल क्या है नीचे सेटल नहीं होता है, तो इसमें क्या याद रखेंगे, सेटलमेंट नॉट अकर, सेटलमेंट नॉट अकर, तो इस केस में सेटलमेंट नहीं होता है। तो यह 5 लिमिटेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है, याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़े जनरल प्रोसीजर, जनरल प्रोसीजर फॉर सेडिमेंटेशन एनालिसिस। तो जनरल प्रोसीजर ऑफ सेडिमेंटेशन एनालिसिस में हम लोग पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे कि जो सेडिमेंटेशन एनालिसिस है वो 2 मेथड से करेंगे। ये तो बिल्कुल बेसिक था, जब सेडिमेंटेशन एनालिसिस हम लोग करने जा रहे हैं तो क्या क्या एक्टिविटी होती है, किस पार्टिकल के साइज के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं, और उसी में एक नया कॉन्सेप्ट आ जाता है स्टोक्स, और उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अभी तक स्टोक्स लॉ के बारे में पढ़ रहे थे। अब चूंकि सेडिमेंटेशन एनालिसिस हमको करना है, और सेडिमेंटेशन एनालिसिस में करेंगे क्या, सेडिमेंटेशन एनालिसिस हम लोग करते हैं कि अगर कोई सोयल सैंपल हम लोग फील्ड से ला रहे हैं तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल के साइज मिक्स होंगे और उनको अलग करना है। उनको अलग करने के लिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेडिमेंटेशन एनालिसिस। तो अभी तक हम लोग प्रोसीजर तो पढ़े नहीं कि करने क्या वाले हैं। तो नेक्स्ट जो हेडिंग है जनरल प्रोसीजर, नेक्स्ट हेडिंग जनरल प्रोसीजर फॉर सेडिमेंटेशन एनालिसिस, सेडिमेंटेशन एनालिसिस। तो जनरल प्रोसीजर फॉर सेडिमेंटेशन एनालिसिस में याद रखेंगे कि जब भी सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं तो 2 मेथड से करेंगे। तो सेडिमेंटेशन एनालिसिस कैरिड आउट बाय 2 मेथड, आइदर अ पिपेट मेथड, फर्स्ट पिपेट मेथड, और हाइड्रोमीटर मेथड, हाइड्रोमीटर मेथड। ये तो क्लियर है। अब ये दोनों मेथड अप्लाई कहाँ करेंगे, ये दोनों मेथड अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, सोयल के ऊपर अप्लाई करना। ये दोनों मेथड कहाँ अप्लाई करेंगे, सोयल के ऊपर। तो यहाँ एक नया वर्ड हम लोग यूज करेंगे, सोयल यूज करके, यहाँ सोयल ना यूज करके हम लोग यहाँ यूज करते हैं सस्पेंशन सोयल, सस्पेंशन सोयल। क्यों सस्पेंशन वर्ड, क्योंकि हम लोग पढ़े थे सेडिमेंटेशन एनालिसिस में जो पार्टिकल साइज होना चाहिए लेस देन 75 माइक्रोन होना चाहिए, और 75 माइक्रोन से अगर कम साइज है पार्टिकल का तो आप इजीली उस पर टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी, और हम लोग डीप में पहले पढ़ चुके हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सोयल को वेट कंडीशन में लाते हैं। तो जब हम लोग वेट कंडीशन में लाएंगे तो जो सोयल मिलता है जिसके ऊपर हम लोग फाइनली टेस्ट करते हैं, उसी सोयल को हम लोग बोलते हैं सस्पेंशन सोयल। तो सस्पेंशन सोयल का मतलब यह है सॉल्यूशन ऑफ सोयल, यानी सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड सोयल, ऐसे कर सकते हैं। तो सस्पेंशन सोयल का मतलब है सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड सोयल, या कह सकते हैं एक तरीके से सूप ऑफ सोयल। अगर सोयल का हम लोग सूप बना दे रहे हैं तो जो चीजें मिल रही है उसी को हम लोग बोलते हैं सस्पेंशन सोयल, है ना। तो सेडिमेंटेशन एनालिसिस 2 मेथड से करेंगे, पिपेट मेथड से, हाइड्रोमीटर मेथड से। कहाँ अप्लाई करेंगे, सोयल के ऊपर, लेकिन सोयल वर्ड हम लोग यहाँ यूज नहीं करते हैं, यहाँ क्या यूज करेंगे, सस्पेंशन सोयल। अब दोनों मेथड अप्लाई करेंगे, तो दोनों मेथड के लिए, यानी दोनों मेथड आप तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आपके पास ये चीज हो। तो जब हम लोग सस्पेंशन सोयल बनाते हैं तो दोनों मेथड में जो सस्पेंशन सोयल हम लोग यूज करते हैं, दोनों मेथड में सस्पेंशन सोयल बनाने का जो मेथड है सेम होता है। तो प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन सोयल
इज सेम इन बोथ द मेथड। तो दोनों मेथड में क्या होगा, सेम प्रोसीजर होता है बनाने का। तो हम लोग कल पढ़ रहे थे, ये तो बिल्कुल बेसिक था, कल पढ़ रहे थे कि अगर हम लोग सोयल सस्पेंशन बनाना है तो दो तरीका से ट्रीटमेंट करना पड़ता है सोयल का। यानी ग्राउंड से जो सोयल लाए हैं उसके ऊपर कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करेंगे सस्पेंशन सोयल बनाने के लिए। तो ट्रीटमेंट में करते क्या है, तो ट्रीटमेंट में हम लोग पढ़े थे दो ट्रीटमेंट करते हैं, एक तो होता है प्री ट्रीटमेंट और दूसरा होता है पोस्ट ट्रीटमेंट। तो सोयल सस्पेंशन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो ट्रीटमेंट करेंगे, प्री ट्रीटमेंट और पोस्ट ट्रीटमेंट। और जो सोयल सस्पेंशन बनता है वो आपका फर्स्ट ट्रीटमेंट यानी प्री ट्रीटमेंट जो करते हैं यहीं पे सोयल सस्पेंशन बन जाएगा, यहीं पे आपका सोयल सस्पेंशन बन जाता है। तो जब हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो ट्रीटमेंट के दौरान ही जो सोयल मिल जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं सोयल सस्पेंशन या सस्पेंशन सोयल। तो ट्रीटमेंट में करते क्या है, यानी हम लोग ये तो क्लियर है कि सेडिमेंटेशन एनालिसिस अप्लाई करना है तो सोयल को वेट कंडीशन में होना चाहिए और एक तरीका सॉल्यूशन होना चाहिए वाटर और सोयल का। तो जब भी हम लोग वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो बहुत सारी एक्टिविटी होने लगेगी, जैसे फ्लॉक बनने लगता है, फ्लॉक यानी झाग जैसे बनता है। और दूसरा ये होता है कि जितने भी सॉलिड पार्टिकल हैं कहीं कहीं सॉलिड पार्टिकल का गुच्छा बनने लगता है। तो ये समस्याएं कब आती हैं, जब आपका उस सोयल सैंपल के अंदर आपका कैल्शियम कंपाउंड है, ठीक है। तो यह समस्याएं आने लगती हैं। तो क्या करते हैं, उसी कैल्शियम कंपाउंड जो इसके अंदर मिक्स है या ऑर्गेनिक मैटर, जो भी ऑर्गेनिक मैटर है वो मिक्स है, तो उसके कारण क्या होता है, या तो सोयल सस्पेंशन जब हम बनाने जा रहे हैं तो या तो फ्लॉक जनरेट करेगा या तो एग्लोमरेशन जनरेट करता है। तो क्या करते हैं, जब भी हम लोग सोयल सस्पेंशन बनाने जाएंगे तो इन इम्प्यूरिटी को क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं, दूर कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको फिल्टर करके और वाटर से उसको साफ करके फिर उसको ड्राई करके फिर उसके बाद हम लोग यूज करते हैं। यानी सोयल सस्पेंशन बनाने से पहले यह बिल्कुल श्योर होना चाहिए कि सोयल के अंदर किसी तरह के अननेसेसरी इंग्रेडिएंट या इम्प्यूरिटी ना हो जिसके कारण फ्लॉक या एग्लोमरेशन जनरेट हो। तो प्री ट्रीटमेंट में हम लोग यही पढ़ेंगे कि कौन कौन से इम्प्यूरिटी होती हैं, उनको कैसे अलग करते हैं और अलग करने के बाद कितने वॉल्यूम का सोयल सस्पेंशन हम तैयार करते हैं। तो फर्स्ट अगर देखें हैं प्री ट्रीटमेंट की बात करें तो प्री ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि दो तरह के जो मैटर होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर एंड कैल्शियम कंपाउंड, कैल्शियम कंपाउंड, इन दोनों क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो इन दिस मेथड ऑर्गेनिक मैटर एंड कैल्शियम कंपाउंड are removed in order to avoid are removed in order to avoid aggregation और एग्रीगेशन को ही हम लोग बोलते हैं एग्लोमिरेशन। अब इस वर्ड का मतलब क्या है, इस वर्ड का मतलब यह है सॉलिड पार्टिकल का आपस में कनेक्ट होकर गुच्छा बनाना। एग्रीगेशन यानी पार्टिकल का आपस में चिपकना, इस प्रोसेस को बोलते हैं एग्रीगेशन या एग्लोमिरेशन। तो प्री ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, in this treatment organic matter and calcium compound are removed in order to avoid aggregation or agglomeration of solid particle.
तो ऑर्गेनिक मैटर और कैल्शियम कंपाउंड को इसलिए रिमूव करते हैं जिससे कि उस सॉल्यूशन में, उस सॉइल सैंपल में क्या हो, एग्लोमरेशन प्रोसेस ना हो। तो ऑर्गेनिक मैटर आर रिमूव्ड। अब ऑर्गेनिक मैटर हम लोग कैसे रिमूव करते हैं? ऑर्गेनिक मैटर आर रिमूव बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन यूज करते हैं, कौन सा यूज करते हैं रिमूव करने के लिए? हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज करते हैं। अगर सोयल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर है तो हम लोग क्या करेंगे, सोयल सस्पेंशन का बनाने से पहले उसके अंदर हाइड्रोजन परऑक्साइड ऐड करेंगे। हाइड्रोजन परऑक्साइड कब ऐड करते हैं, कितने टेम्परेचर पे? एट 60 डिग्री टेम्परेचर। बहुत सिंपल है, ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करना है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हाइड्रोजन परऑक्साइड ऐड करते हैं। कितना डिग्री टेम्परेचर पे? 60 डिग्री टेम्परेचर पे। अब किसको रिमूव करना है? अब कैल्शियम अगर कंपाउंड को रिमूव करना है, एंड कैल्शियम कंपाउंड आर रिमूव, कैल्शियम कंपाउंड आर रिमूव बाय 0.2 नॉर्मेलिटी, 0.2 नॉर्मेलिटी HCl, यानी इतनी सांद्रता का HCl ऐड करते हैं जिससे कि जो कैल्शियम के कंपाउंड्स है वो क्या हो जाए, निष्क्रिय हो जाए, निष्क्रिय हो जाए। तो दो चीजें याद रखेंगे कि प्री ट्रीटमेंट में अगर सोयल के अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट, अननेसेसरी इंग्रेडिएंट या कंपाउंड्स मिक्स हैं जिससे सोयल के अंदर जब सोयल सस्पेंशन आप बनाने जा रहे हैं तो दो तरीका से एक्टिविटी क्रिएट कर रहे हैं। पहला एक्टिविटी क्या है, अगर झाग उत्पन्न कर रहा है, दूसरा अगर सॉलिड पार्टिकल का गुच्छा बना रहा है। तो यह नहीं होना चाहिए सोयल सस्पेंशन बनने से पहले। तो वो करते क्या है, यानी जो इम्प्यूरिटी है जिसके कारण ये एक्टिविटी हो रहा है उसको रिमूव करते हैं। तो ऑर्गेनिक मैटर और कैल्शियम कंपाउंड के कारण ये चीजें होती हैं, फ्लॉक बनता है और गुच्छा बनता है सॉलिड पार्टिकल का। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, पहले रिमूव कर लेते हैं। तो ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से और कैल्शियम कंपाउंड को रिमूव करते हैं HCl से। अब क्या करेंगे, चूंकि जब हम लोग मिक्स किए हैं तो कहीं ना कहीं एसिड उसके अंदर बच जाएगा, कहीं ना कहीं आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इफेक्ट रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं। देन आफ्टर मिक्स्ड विथ डिस्टिल्ड वाटर। उसके बाद क्या करेंगे, डिस्टिल वाटर से मिक्स करेंगे। क्यों मिक्स करेंगे? मिक्स इसलिए करेंगे कि जो कैल्शियम कंपाउंड और ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करने के लिए हम लोग बाहर से कोई केमिकल ऐड कर रहे हैं, उसके इफेक्ट को निष्क्रिय करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वाटर से उसको क्लीन करते हैं। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डिस्टिल वाटर से उसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद उसको फिल्टर करेंगे, एंड फिल्टर करें। अब आपके पास जो भी सॉइल सैंपल आया है वो सही है, यानी फिल्टर which is free from acid and other impurity, which is free from acid and other impurity। तो अगर यहाँ पे आप आ गए हैं और जो सॉइल आपके पास है वो आपका क्या है, हर चीज से फ्री है बिल्कुल। अब फिल्टर करेंगे तो वेट कंडीशन में है, इसको क्या करेंगे, ड्राई कर लेंगे। इसको क्या करेंगे, ड्राई कर लेंगे। एंड ड्राई बिफोर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल सस्पेंशन। अब ड्राई तक हो गया, अब सॉइल सस्पेंशन आप बना सकते हैं। तो सॉइल सस्पेंशन बनाने के लिए अगर पीपेट मेथड यूज कर रहे हैं तो सॉइल सस्पेंशन देखते हैं कैसे बनाएंगे, और अगर हम लोग हाइड्रोमीटर मेथड यूज कर रहे हैं तो सॉइल सस्पेंशन कैसे बनाएंगे। तो इन पीपेट मेथड
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। इन पीपेड मेथड 12 to 30 ग्राम, 12 to 30 ग्राम इन पीपेड मेथड 12 to 30 ग्राम soil added in water for preparation of soil suspension, for preparation of के बाद यहाँ लिखिए अब 500 ml, यानी जब ऐड करते हैं इसको, इतना ग्राम सोयल ऐड करेंगे, क्या है यह सोयल है, इतना ग्राम सोयल लेंगे। जब ड्राई करेंगे तो क्या मिलेगा, जब ड्राई करेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको प्योर सोयल। और यही सोयल कहाँ ले आएंगे, अगर पीपेट मेथड यूज कर रहे हैं तो इतना ग्राम ले लेंगे, अगर पीपेट मेथड यूज कर रहे हैं तो इतना ग्राम, किसके लिए है यह, पीपेट मेथड के लिए, पीपेट मेथड। तो यही सोयल कितना लेंगे, 12 से 30 ग्राम, ठीक है। और इसको किसके साथ मिक्स करेंगे, वाटर के साथ, इसमें वाटर ऐड करेंगे। पूरा कितना होना चाहिए पीपेट मेथड के लिए, 500 ml होना चाहिए। अब जो बना ये 500, यही सोयल सस्पेंशन है। ये क्या है, सोयल सस्पेंशन। तो पीपेट मेथड में इतना याद रखेंगे कि जो सोयल हम लोग ड्राई करने के बाद जो सोयल मिला था उस पे 12 से 30 ग्राम लेते हैं और उसको वाटर के साथ ऐड करने के बाद 500 ml सोयल सस्पेंशन तैयार करते हैं। एंड इन हाइड्रोमीटर मेथड इसका जस्ट डबल कर दीजिए। बहुत सिंपल, याद रखना, बहुत सिंपल है, याद रखना। पीपेट मेथड में जो वैल्यू दिया उसका डबल कर दीजिए आप। इन पीपेट मेथड 24 to 60 ग्राम, किसमें, हाइड्रोमीटर मेथड में, तो क्या रखना है, इतना ग्राम क्या लेते हैं, इतना ग्राम सोयल लेते हैं। 24 to 60 ग्राम सोयल added in water for preparation of 1000 ml soil suspension। तो ये आपका प्री ट्रीटमेंट है। ये क्या है, प्री ट्रीटमेंट में देखिए, आप प्री ट्रीटमेंट में सोयल को हम लोग क्लीन भी कर लिए और सोयल सस्पेंशन भी तैयार कर लेते। तो मैं बताया था कि जो भी 2 ट्रीटमेंट हम लोग अप्लाई करते हैं सोयल सस्पेंशन बनाने के लिए, तो उसमें इम्प्यूरिटी को हम लोग रिमूव करते हैं। तो उस इम्प्यूरिटी को रिमूव करने के दौरान ही सोयल सस्पेंशन बन जाएगा। अब पोस्ट ट्रीटमेंट क्या होता है ये देखते हैं। प्री ट्रीटमेंट में इतना ही पढ़ना है आपको। सेकेंड जो हेडिंग है पोस्ट ट्रीटमेंट, तो पोस्ट ट्रीटमेंट देखते हैं। तो पोस्ट ट्रीटमेंट में भी हम लोग क्या करते हैं, इम्प्यूरिटी को रिमूव करेंगे। ऐसी इम्प्यूरिटी जो झाग क्रिएट करती है, जो झाग क्रिएट करेगी, यानी फ्लॉक क्रिएट करती है। तो पोस्ट ट्रीटमेंट में याद रखेंगे, आफ्टर प्री ट्रीटमेंट जो ट्रीटमेंट करेंगे वो पोस्ट ट्रीटमेंट। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ सोयल सस्पेंशन, तो सोयल सस्पेंशन हमारा यही बन गया है। तो सोयल सस्पेंशन करने के बाद, बनने के बाद अगर फ्लॉक बन रहा है तो जब तक पानी नहीं डालेंगे आपको पता नहीं चलेगा फ्लॉक बनेगा कि नहीं, झाग बन रहा है कि नहीं।
तो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ सोइल सस्पेंशन, soil suspension added with अब इसमें क्या, जो सोयल सस्पेंशन आपका बना है, सोयल सस्पेंशन, उसी में क्या ऐड करेंगे, उसी में ऐड करेंगे डिस्पर्जिंग एजेंट, डिस्पर्जिंग एजेंट को हम लोग डीफ्लक्कुलेटिंग एजेंट भी बोलते हैं, डीफ्लक्कुलेटिंग एजेंट भी बोलते हैं। इसको किसके साथ ऐड करेंगे, डिस्पर्जिंग एजेंट और डीफ्लक्कुलेटिंग एजेंट। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ सोइल सस्पेंशन, it is added with disperging agent or defloculating agent to prevent flocculation। अब क्यों ऐड कर रहे हैं यहाँ डिफ्लक्कुलेटिंग एजेंट, तो ये बचाने के लिए हम लोग कर रहे हैं फ्लक्कुलेशन प्रोसेस ना हो, टू प्रिवेंट, तो याद रखेंगे किससे बचाने के लिए, टू प्रिवेंट फ्लक्कुलेशन। तो फ्लक्कुलेशन मीन्स होता है झाग बनाना, इससे बचाने के लिए हम लोग डिस्पर्जिंग या डिफ्लक्कुलेटिंग एजेंट यूज करते हैं। डिफ्लक्कुलेटिंग एजेंट सच एज, तो डिफ्लक्कुलेटिंग एजेंट कभी कभी आपको कंपटीशन के एग्जाम में पूछेगा कि क्या ऐड करते हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डिफ्लक्कुलेटिंग एजेंट सच एज, तो पहला एग्जाम्पल है सोडियम हेक्सामेटाक्लोराइड फास्फेट, सोडियम हेक्सामेटाफास्फेट। तो इसका अगर फार्मूला देखेंगे तो ये होता है आपका NaPO3 का होल 6, और इसी को हम लोग बोलते हैं कॉलगन। सोडियम हेक्सामेटाफास्फेट को बोलते हैं कॉलगन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, याद रखेंगे। सेकेंड एग्जांपल आपका सोडियम ऑक्जिलेट, तो सोडियम ऑक्जिलेट Na2C2O4 होता है, Na2C2O4। सोडियम सिलिकेट भी होता है, सोडियम सिलिकेट याद रखेंगे। तो सोडियम सिलिकेट के लिए Na2SiO3, सोडियम सिलिकेट भी आपका डिफ्लक्कुलेटिंग या डिस्पर्जिंग एजेंट है। और लास्ट में एंड सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। तो ये आपका डिस्पर्जिंग या डिफ्लक्कुलेटिंग एजेंट के एग्जांपल्स हैं, इसको याद रखना है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी प्री ट्रीटमेंट किए बिना डायरेक्ट पोस्ट ट्रीटमेंट करने के बाद हम लोग सेडिमेंटेशन एनालिसिस स्टार्ट कर देते हैं। तो याद रखेंगे कभी कभी क्या होता है कि प्री ट्रीटमेंट हम लोग नहीं करते हैं, डायरेक्ट पोस्ट ट्रीटमेंट करते हैं विद कॉलगन के साथ, और उसके बाद हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस स्टार्ट कर देते हैं। तो समटाइम सेडिमेंटेशन एनालिसिस कैन बी डन, only
ओनली आफ्टर पोस्ट ट्रीटमेंट विद कॉलगन विद कॉलगन। तो पोस्ट ट्रीटमेंट हम लोग प्री ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं और पोस्ट ट्रीटमेंट ही करके हम लोग सेडिमेंटेशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेकिन किसके साथ? कॉलगन के साथ, विद कॉलगन। अब पहला मेथड देखते हैं, पीपेड मेथड। फर्स्ट मेथड देखेंगे पीपेड मेथड। अभी तक तो हम लोग पढ़ रहे थे सोयल सस्पेंशन कैसे तैयार करेंगे। फर्स्ट पीपेड मेथड, in pipette method 10 ml या कहीं कहीं ऐसे लिखा होगा 10 cc, तो दोनों सेम आएगी, दोनों जो कैपेसिटी आएगी सेम आएगी। इन पिपेट मेथड 10 ml और 10 cc सैंपल क्या लेंगे? सोयल सैंपल collected from sampling depth तो सैम्पलिंग डेप्थ कभी कभी हाइट भी लिखा रहेगा, आपको हाइट मिलेगा लिखा हुआ हाइट, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं सैम्पलिंग डेप्थ को HE से। सैम्पलिंग डेप्थ या हाइट HE 10 सेंटीमीटर। कितना होता है? 10 सेंटीमीटर। फॉर डिफरेंट टाइम इंटरवल सच एज। अब पहले इतने मीनिंग समझते हैं। तो पीपेट मेथड में हम लोग क्या करते हैं? पीपेट मेथड में जो पीपेट की वैल्यूम लेते हैं वह 10 ml लेंगे या 10 cc लेंगे। तो इतना जो सैंपल है हम लोग कहाँ से लिए? जो सोयल सस्पेंशन हम लोग बनाए थे 500 ml, उसी में से क्या लेते हैं? 10 ml लेंगे या 10 cc लेंगे। अब जब हम लोग पीपेट का यूज करेंगे तो किसी कंटेनर में 500 आपका ml सोयल सस्पेंशन बना है, उसको पीपेट के थ्रू क्या करते हैं? सक करेंगे, यानी ऊपर खींचते हैं। तो जो हाइट होनी चाहिए सक करने का, जैसे मान लीजिए ये आप जार है और इसके अंदर सोयल है, ये क्या है? सोयल सस्पेंशन है। क्या है? सोयल सस्पेंशन। ठीक है, इसका वैल्यूम, टोटल वैल्यूम क्या है? 500 ml। क्या है? 500 ml। और यहाँ पे हम लोग पीपेट यूज कर रहे हैं, तो पीपेट आपका इस तरह से है, ये आपका पीपेट। तो ये आपका पीपेट है। तो पीपेट में आपका इस तरह बना होगा, ये क्या है? पीपेट। ठीक है, और ये सोयल सस्पेंशन के अंदर जब हम लोग डालेंगे इसको, तो जो सैंपलिंग डेप्थ होनी चाहिए, जो हाइट होनी चाहिए सक करने का, यानी उसको अंदर शिफ्ट करके आप खींचेंगे, तो जो हाइट होना चाहिए HE वो कितना होना चाहिए? 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये जो सक करके हम लोग खींचते हैं पीपेट के अंदर, उसी को हम लोग बोलते हैं सैंपलिंग डेप्थ। ठीक है,
और यह पिपेट है आपका, और इस तरह से मेनिस्कस बनता है, देखे होंगे। और जो टोटल वॉल्यूम होगा, टोटल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ पिपेट, वॉल्यूम ऑफ पिपेट, इसको डिनोट करते हैं वीपी से, और यह कितना है 10 ml। बस ये डायग्राम, वही हम लोग अभी तक समझ रहे थे कि पिपेट मेथड में क्या लेते हैं, 10 ml या 10 cc सोयल सैंपल लेते हैं, कलेक्ट करते हैं फ्रॉम सैंपल इन डेप्थ। सैंपल इन डेप्थ क्या होना चाहिए, सक करने का जो हाइट होगा कितना होना चाहिए, सैंपल इन डेप्थ 10 सेंटीमीटर फॉर डिफरेंट टाइम इंटरवल, फॉर डिफरेंट टाइम इंटरवल। यानी क्या करेंगे, जो 500 ml का जो कैपेसिटी का सोयल सस्पेंशन आप तैयार किए हैं, तो 10 ml कई टाइम इंटरवल पे आप खींचते रहेंगे, 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, 30 मिनट बाद, आप हर टाइम इंटरवल पे, डिफरेंट टाइम इंटरवल पे आप ये एक्टिविटी करेंगे। यानी 10 ml जो सोयल सैंपल है उसको सैंपल इन डेप्थ 10 सेंटीमीटर तक खींचते हैं, सक करते हैं। यह प्रोसीजर बार बार करेंगे, ठीक है। 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 12 घंटे बाद, 24 घंटे बाद आप ये काम करते रहेंगे। अब देन आफ्टर फर्दर टेस्टिंग फॉर weight of solid in each reading। तो करते हैं, सपोज करिए आप पहली रीडिंग लेने जा रहे हैं और कैपेसिटी कितना है 10 ml या 10 cc है, सक कितना करना है 10 सेंटीमीटर सक करना है। तो जब 10 सेंटीमीटर सक करेंगे तो क्या करें, 10 ml जो आप सक किए हैं उसका ले जाएंगे बाहर, और उस सॉल्यूशन का क्या करेंगे, सॉलिड वेट निकालेंगे। यानी इस सोयल सस्पेंशन के अंदर कितना सॉलिड वेट है वो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, आपका ओवन ड्राइंग मेथड से, ओवन ड्राइंग मेथड बाय ओवन ड्राइंग मेथड। तो जितनी बार आप सोयल सैंपल ले रहे हैं डिफरेंट इंटरवल पे, हर एक रीडिंग के लिए जितने भी बार सैंपल आप कलेक्ट कर रहे हैं, हर एक सैंपल के लिए आप क्या निकालते हैं, ड्राई यूनिट वेट। तो ड्राई यूनिट वेट या मास ऑफ सॉलिड, तो उसको हम लोग डिनोट करेंगे m सफिक्स में d से। तो मास ऑफ सॉलिड निकालेंगे m सफिक्स में d से। कैसे निकालते हैं, बाय ओवन ड्राइंग मेथड। किस मेथड से, ओवन ड्राइंग मेथड। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे इंडेक्स प्रॉपर्टी, और इंडेक्स प्रॉपर्टी में हम लोग पहला जो प्रॉपर्टी है वाटर कंटेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे। पहला जो मेथड होता है वाटर कंटेंट फाइंड आउट करने का, ओवन ड्राइंग मेथड होता है, तो हम लोग डीप में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे इतना याद रखना है कि ओवन ड्राइंग एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम लोग एमडी निकाल सकते हैं। यानी कोई सोयल सस्पेंशन है, चाहे कितने भी वॉल्यूम का क्यों ना हो, उसके अंदर कितना सॉलिड पार्टिकल है हम लोग उस ओवन ड्राइंग मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो एमडी निकल सकता है। तो पिपेट मेथड में फिलहाल एमडी हर एक सैंपल के निकालते हैं, और अभी इसमें पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग वेलोसिटी ऑफ शटलिंग कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर हम लोग एमडी पता है या हम लोग सेडिमेंटेशन एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं अब परसेंटेज फाइनर निकालते हैं। तो दो चीज़ें भी पढ़ना है, शटलिंग वेलोसिटी कैसे निकालेंगे पिपेट मेथड में, और परसेंटेज फाइनर कैसे निकालेंगे। तो हम लोग ये नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।